नमस्कार मित्रों, अपने YouTube चैनल सेफ व्हील्स की जन जागरण सीरीज़ में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम ड्राइविंग रेगुलेशन 2017 के द्वितीय पार्ट में उन विषयों पर बात करेंगे जो किसी ड्राइवर को गाड़ी चलाते समय सदैव ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ती है। जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि ड्राइविंग रेगुलेशन 2017 सबसे बेसिक चीज़ है ड्राइवर के लिए, विशेष तौर पे। यदि कोई भी ड्राइवर जिसको बेसिक तौर पे ड्राइविंग रेगुलेशन 2017 के प्रावधान नहीं पता है, वो सदैव सड़कों पे गलतियां करेगा, और आप जानते हैं ड्राइवर द्वारा की गई गलतियां हमेशा दुर्घटना को जन्म देंगी। तो आज हम इसकी कड़ी में अगले बिंदुओं पर आपके सामने अपनी बात रखेंगे और ये बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से विषय हैं जिस पे किसी भी ड्राइवर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। रास्ते का अधिकार, ये सभी लोग क्लेम करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक निर्णय में इसको मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21 में शामिल कर दिया। रास्ते का अधिकार, रास्ते का अधिकार का तात्पर्य क्या है कि सड़क पे किसको चलने की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये क्रमशः विभिन्न अधिनियमों में प्रकाशित किया जा चुका है कि पैदल यात्री, बुजुर्ग, बच्चे, ये हमारे प्राथमिक अधिकारी हैं जो सड़क पे चलने के लिए अधिकृत हैं। चलने के लिए अधिकृत का मतलब है कि इनको प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसा नहीं कि बाकी लोगों को चलने से रोक दिया जाएगा, इनको प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि मोटरसाइकिल चालक, चार पहिया गाड़ी वाले, कमर्शियल व्हीकल वाले, इनको प्राथमिकता देंगे, इनकी सुरक्षा को और इनकी यात्रा को। अपनी गाड़ी को धीमा करेंगे, ब्रेक लगाएंगे, जो भी उपाय करना होगा करेंगे, लेकिन प्राथमिकता इनको देंगे। नियम 7 कहता है कि कहीं भी स्टॉप लाइन अगर लगी है तो निश्चित तौर पे स्टॉप लाइन के पहले आपको गाड़ी रोकना है। अपने यहाँ तो आदमी कहता साहब कोई था नहीं इसलिए हम चले गए, जबकि विदेशों में, खास तौर पे अमेरिका में, स्टॉप लाइन का मतलब आपको गाड़ी रोकना ही रोकना है, चाहे कोई व्यक्ति हो चाहे न हो, ताकि आपकी आदत हमेशा के लिए बन जाए। एक हमारे बहुत वरिष्ठ अधिकारी थे जिन्होंने एक बार अपना अनुभव बताया कि वो गए और अमेरिका में उन्होंने DL अप्लाई किया और वहाँ पे जो भी TI था उसने टेस्ट ड्राइव इनका लिया। इन्होंने रास्ते भर गलतियाँ की, उसने कहीं नहीं टोका, लौटने पे इनको फेल कर दिया। 2 बार फेल करने के बाद जब इन्होंने हिम्मत करके पूछा तो तीसरी बार उसने बताया कि आप स्टॉप लाइन पे रुके नहीं। तो उसने कहा सर वहाँ कोई आदमी तो था ही नहीं। कहा स्टॉप लाइन थी ना। इट मीन्स कि नियमों का पालन किया जाना अमेरिका में ड्राइविंग लाइसेंस देते समय कितना सख्ती से किया जाता है। तो ड्राइवर को ये चाहिए कि स्टॉप लाइन जहाँ बनी हो वहाँ पर गाड़ी को रोकेगा, चाहे कोई व्यक्ति हो चाहे ना हो। रुकने के संकेत के लिए जो रेखा है उसका सम्मान करना है। अगर वह रेखा दिखाई नहीं दे रही है, मिट गई है, जैसा कि लोग बहाना बनाते हैं, तो भी आपको यदि वहाँ पर किसी भी प्रकार का सिग्नल है या किसी भी प्रकार का T जंक्शन दिखाई पड़ रहा है तो आपको गाड़ी वहाँ पे रोकनी है। अगला वो कहते हैं कि जिस समय आप मुख्य मार्ग को ज्वाइन कर रहे हैं, नियम 7 के सब नियम 3 में, जब आप प्रमुख सड़क को ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ये प्रमुख सड़क है और आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो पहला अधिकार इस ट्रैफिक को होगा। ऐसा है नहीं कि आप खट से मेन रोड में घुस गए, पीछे वाले गाड़ी रोकना हो रोके चाहे लड़ जाएं। पहला अधिकार यानी कि जो बेसिक चीज़ है कि किसी भी मुख्य मार्ग को सम्मिलित होते समय आप ये देख लीजिए कि दाहिने बाएं से कोई गाड़ी आ तो नहीं रही है। पहले उसको गुजर जाने दें, सड़क खाली दिखे, तब आप सड़क को ज्वाइन कर सकते हैं। ये रास्ते का अधिकार यहाँ पे मेन रोड पे आने वाले वाहन को दिया गया है। पहले दिया गया था पैदल यात्री को, अब दिया गया है जो पहले से गाड़ी चली आ रही मेन रोड पे, अब उसका अधिकार रास्ते का है, आप उसमें बाद में सम्मिलित होंगे। इसी प्रकार से दाएं बाएं और यू टर्न ये बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। और पुराने ज़माने में लोग हाथ का इशारा करते थे, फिर सिग्नल का इशारा आ गया कि आप सिग्नल दे करके मुड़ सकते हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट आ गया ड्राइविंग में कि पहले ही आप लेफ़्ट लेन में चले आइए और लेफ़्ट लेन से लेफ़्ट में आप मुड़ जाइए, राइट लेन से राइट में मुड़ जाइए। यू टर्न लेना हो तो लेफ्ट लाइट जहाँ पर अलाउ किया गया वहाँ ले लीजिए। इसके लिए आपको संकेत देना होगा। इसमें इन्होंने व्यवस्था की है कि बिना संकेत के, बिना इंडिकेटर दिए हुए कोई भी चालक दाहिने बाएं गाड़ी को मोड़ेगा नहीं, क्योंकि यह पीछे आने वाली गाड़ी का अधिकार है कि वह अनावश्यक ब्रेक न लगाए जब तक कि आप उसको संकेत नहीं करेंगे कि मुझे मुड़ना है। तो इस तरह से रास्ते का अधिकार पीछे वाले यातायात को दिया गया है कि आप उसको
संकेत करके रुकने के लिए कहेंगे, तब आप कहीं पर मुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से इन्होंने कहा कि जहां अनियंत्रित पैदल यात्री पाथवे हों। अनियंत्रित का मतलब वहाँ पर कोई सिग्नल नहीं लगा है या वहाँ पर कोई पुलिस का कांस्टेबल नहीं खड़ा है, उसको कहते हैं अनियंत्रित। अनियंत्रित मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ से कोई भी दौड़ भाग सकता है। अनियंत्रित का मतलब होता है कि वहाँ पे कोई सिग्नल नहीं लगा है, स्टॉप लाइन नहीं लगी हुई है या किसी प्रकार का कोई फोर्स का आदमी नहीं खड़ा है, उसको कहते हैं अनियंत्रित पाथवे। तो वहाँ पर यदि आप किसी आदमी को आता हुआ पार करने हुए देखते हैं तो आप अपनी गाड़ी को धीमा करेंगे, रोकेंगे ताकि वह पार हो जाए। इस प्रकार की कर्टसी अक्सर हम जापान और कुछ यूरोपीय देशों की वीडियोज़ में देखने को मिलता है कि वहाँ पे लोग पैदल यात्रियों को बहुत सम्मान देते हैं। लेकिन अपने यहाँ बड़ा दुखद स्थिति होती है कि पैदल यात्री बेचारा बार बार अटेम्प्ट लेता है, लेकिन हमारे गाड़ी वाले उसको पैदल पार करने के लिए सहयोग नहीं करते हैं, जबकि यह ड्राइवर का बेसिक कर्तव्य है ड्राइविंग रेगुलेशन 2017 में। इसके उल्लंघन पे वो दंड भी पा सकता है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि इस रेगुलेशन में बताए गए किसी भी व्यवस्था का उल्लंघन आपको 1000 रुपये के जुर्माने से दंडित करा सकता है। इसी प्रकार इन्होंने कहा कि जब चौराहे पर आप पहुंच रहे हों तो वहां पर किसी भी प्रकार की भीड़ भाड़, किसी भी प्रकार का सिग्नल, किसी भी प्रकार की स्टॉप लाइन हो चाहे ना हो, आपको अपनी गति को धीमी करनी ही करनी है। अमेरिका में चौराहों पे मैंने आपसे कई बार कहा है कि चौराहों की स्पीड लिमिट तय है। यदि आपकी नहीं भी तय है तो एक जिम्मेदार ड्राइवर होने के नाते आप वहाँ पे तेज़ गाड़ी लेकर नहीं निकलेंगे। हर चौराहे पे, हर तिराहे पे, टी जंक्शन हो, 6 जंक्शन हो, डायल 7 हो, डायल 5 हो, किसी प्रकार का जंक्शन हो, आप गाड़ी को वहाँ धीमा करेंगे ताकि वहाँ पर किसी प्रकार की व्यवस्था ना उत्पन्न होने पाए। गोल चक्कर के संबंध में जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि इसको हम ट्रैफिक की रोटेटरी कहते हैं। ट्रैफिक की रोटेटरी के संबंध में इन्होंने स्पष्ट बताया है कि जो गाड़ी पहले से रोटेटरी में है उसका बाहर निकलने का अधिकार पहला होगा। ऐसा नहीं कभी आप घुसे और तुरंत आप बाएं मोड़ दिए, नहीं, जो गाड़ी पीछे से बैक होती आ रही है घूमती हुई, पहले उसको आप निकलने देंगे बैक साइड से, तब वो आपका नंबर आएगा। तो यहाँ पे रास्ते का पहला अधिकार दिया गया है कि रोटेटरी में विद्यमान पहले से जो ड्राइवर है वो पहले निकलेगा। आपको हो सकता है कि एक चक्कर और भी लगाना पड़ जाए तो आप लगाएंगे। इस प्रकार से रास्ते के अधिकार को भी ड्राइविंग रेगुलेशन में बहुत स्पष्ट परिभाषित कर दिया गया है और यह जिम्मेदारी ड्राइवर के ऊपर है कि इन लोगों को जिनको ये अधिकार दिए गए हैं ये उनके अधिकारों का सम्मान करे और उनको सकुशल यात्रा करने दे, सड़क पार करने दे और स्वयं भी दुर्घटना से बचे। इसमें अगला महत्वपूर्ण जो नियम है वो है सिग्नलों के संकेत। नियम कहता है कि चालक स्पष्ट रूप से बाएं या दाएं मुड़ने और किसी कौशल करने से पहले अपनी लेन बदलने के इरादे से यान में लगे इंडिकेटर को चलाएगा। यानी कि इंडिकेटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन बन जाता है सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए। पहले भी हमने आपसे कहा था कि जब रास्ते के अधिकार में भी जब लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, यू टर्न लेना है तो पिछली वाली गाड़ी के अधिकार को आप किल नहीं कर सकते बिना बताए हुए। तो यह नियम कहता है कि प्रत्येक दशा में आपको इंडिकेटर जलाना ही जलाना है, बिना इंडिकेटर के आप दाहिने बाएं नहीं मुड़ सकते हैं। अगले में नियम में कहता है कि यदि काम नहीं कर रहे हैं तो वो पुराने ज़माने से हाथ के सिग्नल देने की व्यवस्था की गई है कि ड्राइवर जो होगा वो हाथ से सिग्नल देगा कि मुझे दाहिने मुड़ना है या बाएं मुड़ना है या यू टर्न में लेना है। इसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है। जो RI टेक्निकल होते हैं परिवहन कार्यालय वो बाकायदा इसकी ट्रेनिंग देते हैं कि दाहिने मुड़ने का क्या देंगे, बाएं मुड़ने का क्या इशारा करेंगे, गति को धीमा करने का इशारा क्या करेंगे, गोल चक्कर लगाने का इशारा क्या करेंगे, यू टर्न लेने का इशारा क्या करेंगे। इन सब इशारों की ट्रेनिंग बाकायदा ड्राइवर को कराई जाती है और कराई जानी चाहिए, क्योंकि बिजली का सामान है, इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग है, बरसात है, धक्का है, कहीं भी शॉर्ट सर्किट से फेल हो सकती है। तो बिना इंडिकेटर की गाड़ी तो चला नहीं सकेंगे, नहीं तो दुर्घटना को होने में कितनी देर लगेगी। तो निश्चित तौर पे आपको हाथ के भी यातायात संकेत पता होने चाहिए। अगला वो कहते हैं कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाले जो सिग्नल हैं वो नियम 12 में बताए गए हैं, जिसमें है लाल बत्ती, हरी बत्ती और पीली बत्ती का अनुशासन, जिसके बारे में हमने बहुत विस्तार से आपसे बातें की हैं।
कि ब्लिंकर्स क्या होते हैं, लाइटिंग पैटर्न्स क्या होती हैं, रेड लाइट की साइकिल क्या है, ग्रीन लाइट की साइकिल क्या है, ग्रीन टाइम क्या है, ग्रीन टाइम लॉस क्या है, इन सब विषयों पे हमने बहुत विस्तार से आपसे बात की। तो नियम 12 कहता है कि प्रत्येक ड्राइवर का कर्तव्य है कि वह इन तीनों बत्तियों के सिग्नल का पालन करेगा। किसी भी लाइट को वायलेट करना, आपको मैंने बताया था कि धारा 184 के तहत डेंजरस ड्राइविंग की श्रेणी में भी आता है। यहाँ आपको बिना वारंट के गिरफ्तार भी किया जा सकता है और इस पर जो जुर्माना होगा वो अलग, गाड़ी सीज हो जाएगी अलग। तो डेंजरस ड्राइविंग के तहत आता है सिग्नल जंप करना। तो ये नियम 12 कहता है कि ड्राइवर का कर्तव्य होगा कि वो लाल बत्ती, हरी बत्ती और पीली बत्ती का सम्मान करे। पीली बत्ती में गाड़ी निकालने की कोशिश कतई नहीं करनी चाहिए, जैसा कि हमारे सभी ड्राइवर करते हैं। पीली बत्ती इसलिए मिली हुई है कि आप जहाँ हैं वहीं व्यवस्थित होकर गाड़ी को रोक लें, क्योंकि उस समय पैदल यात्री जेब्रा क्रॉसिंग से या सड़कों को पार कर रहे हो। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो ट्रैफिक को नियंत्रित करने वाले सिग्नल हैं उनका अनुपालन करना भी ड्राइवर का प्राथमिक कर्तव्य है और उसको इसके उल्लंघन में विभिन्न प्रकार से दंडित किया जा सकता है। यहाँ तक कि उसका मैंने बताया था कि धारा 19 में ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल होने के भी प्रावधान है या डेंजरस ड्राइविंग का दोषी पाया जाता है ड्राइवर। तो इस प्रकार से आप इसको देखते हुए ध्यान रखेंगे कि यातायात नियंत्रण के जो सिग्नल लगे हुए हैं आप इनका पूरी तरह से पालन करेंगे। मैनुअल यातायात नियंत्रण को इन्होंने नियम 13 में परिभाषित किया है। कभी कभी ब्लैकआउट हो जाता है। ब्लैकआउट तब कहते हैं जब तीनों सिग्नल की इलेक्ट्रिक फिटिंग फेल कर जाए, बिजली उसमें न आए और इलेक्ट्रिक सिग्नल चलना बंद कर दें, तो उसको तकनीकी रूप से हम ब्लैकआउट कहते हैं। ऐसी कंडीशन में मैनुअल सिग्नल से ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है। हमारे यहाँ ट्रैफिक के जवानों को 12 प्रकार के सिग्नलों की ट्रेनिंग कराई जाती है। यातायात नियंत्रण के 12 संकेतों की ट्रेनिंग हमारे हर ट्रैफिक के कांस्टेबल को कराई जाती है। टीएसआई और टीआई को पता रहता है। तो जब इन संकेतों से वो ट्रैफिक को संचालन कर रहा हो तो आपका नज़री लगाव कांस्टेबल से होना चाहिए। आप उस पर कंसंट्रेट रहें कि वो किस दिशा के यातायात को किस दिशा में छोड़ रहा है, ताकि किसी भी प्रकार से जाम की स्थिति या टकराव की स्थिति ना होने पाए। तो नियम 13 में मैनुअल यातायात सिग्नल को भी अनुमति दी गई है और इसके बारे में भी हर ड्राइवर को पता होना चाहिए, चाहे वो कमर्शियल का ड्राइवर हो, चाहे आप स्वयं अपनी गाड़ी चला रहे हो। ऐसी दशा में मैं फिर आपसे कहूँगा कि इस नियमावली को बाज़ार से ख़रीद करके, इंटरनेट से डाउनलोड करके या हमारे वीडियो में सुन करके आप इसके प्रावधानों को जान सकते हैं, ताकि आपको कहीं पर भी नियमों को तोड़ने का दंड ना मिल जाए। नियम 14 में ओवरटेकिंग पे बड़े क्लियर कट निर्देश दिए गए हैं। ओवरटेकिंग सड़क पे रोड रेज का सबसे बड़ा कारण बनता है। गाड़ियों को ओवरटेक करना, फिर लड़ाई करना, फिर एक दूसरे को गोली मार देना, फिर आगे पीछे करते हुए किसी को अपहरण कर ले जाना, किसी की गाड़ी में बार बार टक्कर मार के डैमेज कर देना, ये रोड रेज के उदाहरण होते हैं। इसको रोड रेज कहते हैं हम। और यह रोड रेज सर्वाधिक होती है ओवरटेकिंग करते समय। पता लगा कि गाड़ी सटा के निकाल रहे हैं, साइड मिरर में छू गया, आप रोड रेज कर बैठे, घेर के लगे मारने। कहीं किसी को हल्का सा कट लग गया तो आप उसको ओवरटेक करके रोक के ड्राइवर को उठा ले गए, पीटे। तो इस तरह से रोड रेज की घटनाएं हमेशा होती हैं ओवरटेकिंग के दौरान। ओवरटेकिंग के बारे में नियम 14 कहता है, ओवरटेकिंग करते समय कोई भी ड्राइवर इस रेगुलेशन के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करेगा। पहली शर्त हो गई कि किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं। ऐसा नहीं कि अब ओवरटेकिंग पे निकल चले हैं तो सर पे कफन बांध लिए, सारे नियम तोड़ डाले और हम भाग चले ना। सारे नियमों का पालन करना होगा, यानी कि ड्राइवर पूरी तरह से होश में बुद्धि का प्रयोग करते हुए ओवरटेकिंग करेगा। और बुद्धि का प्रयोग किन विषयों पे करेगा वो इन्होंने आगे बताया। उन्होंने कहा है कि किसी यान को केवल दाहिनी ओर से ओवरटेक किया जाएगा। इस चीज़ को मैं आपको 1000 बार कहने को तैयार हूँ। इसको दिमाग में बैठा लीजिए। भारत में राइट हैंड ड्राइविंग है, राइट हैंड स्टीयरिंग है, इसलिए हमेशा ओवरटेकिंग दाहिने से की जाएगी। मैं फिर दोहरा देता हूँ, भारत में राइट हैंड स्टीयरिंग है, राइट हैंड ड्राइविंग है, इसलिए हमेशा ओवरटेकिंग दाहिने से ही की जाएगी। चाहे 4 लेन हो, 6 लेन हो, 8 लेन हो, 100 लेन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो लोग 4 लेनों पर आप लोग बाएं से गाड़ियां लेके भाग रहे हैं, जिस दिन गाड़ी आपकी साइड हिट हुई आपकी जान नहीं बचेगी। एक बार मैं पुनः आपसे अनुरोध करूंगा कि ओवरटेकिंग हमेशा दाहिने से ही करें।
दूसरी दिशा से ओवरटेकिंग करना मौत को दावत देने के बराबर है। अब इन्होंने कहा कि कभी ऐसी सिचुएशन आ भी सकती है कि आपको बाएं से ओवरटेक करना पड़े। तो सिचुएशन क्या होगी? नंबर 1, गाड़ी स्टॉप लाइन के पास दाहिने मुड़ रही हो। सिचुएशन को इमेजिन करिए, एक गाड़ी अगर दाहिने मुड़ रही हो आगे वाली, तो आप बाएं से आगे निकल सकते हैं, लेकिन तभी, ऐसा नहीं कि मेन कैरेज वे में निकल जाएंगे। जब वो कहीं कट होगा, यू टर्न होगा, राइट टर्न होगा, स्पीड लिमिट लगी होगी, तो वहाँ से जब दाहिने मुड़ रहा होगा तब आप उस गाड़ी के बाएं से निकल जाएंगे। इसके अलावा उसने कहा यदि कोई गाड़ी स्थिर खड़ी है, स्थिर कब खड़ी होगी? जब खराब होगी, और उसके आगे पीछे पार्किंग लाइट डिस्प्ले है। एक तिकोना सा होता है ना, आपने देखा होगा, उस तिकोनी लाइट को पार्किंग लाइट कहते हैं। अगर वो खड़ी है और वो यान स्थिर है, तब आप बाएं से, तो खैर उसको टेक्निकली हम ओवरटेक कहेंगे भी नहीं, उसको तो हम केवल गो थ्रू कह सकते हैं कि खराब गाड़ी को गो थ्रू करना, तो आप उसकी बाएं से निकल जाइए। ये ओवरटेकिंग की श्रेणी में भी नहीं आएगा, कि किसी भी ड्राइवर को ये ध्यान में रखना चाहिए। इन्होंने कहा नियम 5 में कि कोई भी ड्राइवर ओवरटेकिंग नहीं करेगा अगर उसे सामने का यातायात दिखाई नहीं दे रहा है, नंबर 1। नंबर 2, यदि कहीं पर ओवरटेकिंग मना करने का सड़क चिन्ह लगा हुआ है तो वो भी ओवरटेकिंग नहीं करेंगे आप। इसी प्रकार से कहीं पर अगर येलो लाइन, वाइट लाइन, जैसा मैंने पहले लेन मार्किंग में आपसे बताया था, कंटिन्यू लेन लगी है, तो वहाँ भी ओवरटेकिंग नहीं की जा सकती है। तो इस प्रकार से ओवरटेकिंग के बारे में ये बहुत ही स्पष्ट नियम इस ड्राइविंग रेगुलेशन 2017 में दिए गए हैं। अब बीच में एक सावधानी बताई थी हमने कि ज्वाइन करना ट्रैफिक, यातायात का विलय, ये नियम 15 में पूरा एक बंच दिया गया है कि आप किसी यातायात में जो चलता हुआ ट्रैफिक है उसमें जुड़ेंगे कैसे, आप शामिल कैसे होंगे। ये कहते हैं कि जो पहले रास्ते का अधिकार मैंने आपसे बताया था कि कोई भी सड़क को आप ज्वाइन कर रहे हैं मेन रोड को, तो जो ट्रैफिक पहले चल रहा है वो पहले जाएगा, खाली देख के आप तब उसमें शामिल होंगे। दूसरा, यदि किसी सड़क पर 2 सड़कों के चौराहे हों तो दाहिने ओर के चालक को जाने का पहले अधिकार होगा, वो पहले निकल जाएगा जो दाहिने चल रहा है आप, क्योंकि आप उसकी चौड़ाई को जज कर सकते हैं, वो नहीं जज कर सकता क्योंकि दाहिनी तरफ है, बाईं तरफ रोड की क्या सिचुएशन है वो नहीं देख पाता है। तो इसलिए आप अगर उसके बाएं हैं, सबसे पहले आप उसको जाने देंगे। ऐसा नहीं है कि आप एकदम दबाए रहेंगे एक्सीलेटर और उसको हिलने नहीं देंगे। इसी प्रकार से वो कहते हैं कि यातायात में विलय करने से पहले करते समय चालक यान के पीछे देखने वाले और बगल से देखने वाले मिरर से यातायात पर पैनी नज़र रखेगा। अब आपको समझ में आया कि ये ऊपर बैक मिरर और साइड मिरर क्यों दिए गए हैं? साइड मिरर, बैक मिरर दिए गए हैं इसी नियम का पालन करने के लिए। यदि आप मिरर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आपका मिरर टूटा हुआ है, उसके मिरर पे गंदगी जमी है या उस पे स्टिकर लगा हुआ है, तो आप इस नियम के उल्लंघन के दोषी भी पाए जाएंगे। तो इन मिरर में देख लीजिए कि पीछे गाड़ी कौन सी है। अगर वह गाड़ी गति से और लेन से उसी लेन में है जिसमें आपको ज्वाइन करना है, तो पहले उसको निकल जाने दीजिए, तब आप अपना विलय उसमें करिए, तब उसमें आप अपनी ट्रैफिक को ज्वाइन कर सकते हैं। कहते हैं कि चालक किसी यान या उसके आगे जाने वाले यान को ओवरटेक करने का प्रयास नहीं करेगा जब तक कि बाईं ओर की लेन पर वह गाड़ी न चली जाए। आपने इंडिकेटर दिया ओवरटेकिंग का, फिर आगे वाली गाड़ी का ड्राइवर यदि उसके सामने रास्ता साफ है तो वो बाएं हो जाएगा, तब आप आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि वो रास्ता साफ ना, वो बाएं हो जाए और आगे बढ़ के आगे किसी ट्रक में लड़ जाए। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। तो आपकी विजिबिलिटी स्पष्ट होनी चाहिए। मैंने आपको बताया भी था, दुर्घटना के प्रमुख कारणों में ड्राइवर की विजिबिलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट कारण बनती है। आपका रास्ता साफ हो तब आप उस रास्ते पर ओवरटेक करेंगे, और इसी को विलय की कैटेगरी में रखा गया है कि आप ट्रैफिक में ज्वाइन करते समय ध्यान रखेंगे कि रास्ता साफ है। नियम 16 में स्पीड कंट्रोल के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में मैंने आपको धारा 183 MB एक्ट में भी बताया था कि ओवर स्पीडिंग एक अपराध है। ओवर स्पीडिंग का तात्पर्य है कि किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा किसी सड़क की अधिकतम गति जो तय कर दी जाती है उससे ऊपर गाड़ी चलाना ओवर स्पीडिंग कहलाती है। तो आप किसी भी रोड की जो लिमिट है, अगर आप उसको पार कर जाते हैं तो आप ओवर स्पीडिंग के दोषी पाए जाएंगे और आप निश्चित तौर पर दंडित होंगे। तो नियम 16 में कहता है कि किसी भी दशा में
कोई भी वाहन चालक सड़क पर निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा। फिर ये कहते हैं, कोहरा, बारिश, बर्फबारी, तूफान या रेगिस्तान की हवाओं में चाहे सड़क पे लिखा हो चाहे न लिखा हो, गाड़ी धीमा चलाएगा। धीमे का मतलब हमारे यहाँ 40 किलोमीटर की लगभग औसत मानी जाती है। इसको हम धीमा मानते हैं क्योंकि इतने पे आप गाड़ी को कंट्रोल कर लेते हैं। धीमा का मतलब गति से नहीं है, धीमा का मतलब कंट्रोल से है। गाड़ी का धीमा होना किसको कहेंगे? जितने में आप गाड़ी को ब्रेक लगा के रोक लें, इमीडिएटली पलटने से बचा लें, टकराने से बचा लें, उसको हम धीमा कहेंगे। तो अगर कहीं पर भी आप इस मौसम में फंस गए हो, कोहरा है, भारी बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है, तो वहाँ पर आप धीरे धीरे चलेंगे ताकि मान लीजिए लैंडस्लाइड हो जाए या कोई पेड़ गिर जाए या कोई खंभा गिर जाए या आपके सामने कोई व्यक्ति आ जाए तो आप उसको भी बचा लें और अपनी गाड़ी को भी बचाएं। इसी प्रकार से कहते हैं कि कोई भी चालक बिना उचित और पर्याप्त कारण के कम गति से यान नहीं चलाएगा। ये बड़ी शानदार बात है। यानी कि अगर आपको ओवर स्पीड नहीं करनी है तो आपको अंडर स्पीड भी नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि अधिकतम गति सीमा 80 किलोमीटर लिखी है और आप 5 किलोमीटर चलाएंगे कि साहब हम तो इसे धीरे धीरे चलेंगे, हमको बहुत डर लगता ना। क्योंकि वह रोड 80 किलोमीटर की स्पीड की है तो अन्य गाड़ियां जो 60, 70, 80 चल रही हैं उसमें आप अगर 40 चला रहे हैं तो आप एक्सीडेंट के भागी होंगे। और हाँ, आप इसमें ट्रैफिक को बाधा डालने के दोषी भी पाए जाएंगे। नियम में स्पष्ट लिख रहा है कि बिना किसी उचित और पर्याप्त कारण के धीरे गाड़ी आप नहीं चला सकते हैं, जिससे कि ट्रैफिक का फ्लो बंद हो जाए, बाधित हो जाए, रुक जाए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि हमारी मस्ती है साहब, हमें कोई जल्दी नहीं है, हम तो 10 किलोमीटर से खरामा चले जाएंगे, हम तो ये चलाएंगे ही नहीं ना। ऐसा नहीं है। अगर 80 किलोमीटर की स्पीड उस रोड पर नियत है तो आपको 80 नहीं तो 70 तो चलना ही चलना है, नहीं तो अन्य गाड़ियों से आपकी एक्सीडेंट हो सकती है। आप देखे होंगे हमारे एक्सप्रेस वे पे 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 80 किलोमीटर की 3 लेन बनी हुई हैं। तो आप उस लेन में उसी गति से चलेंगे, उससे बहुत धीमे चलेंगे तो एक्सप्रेस वे पर दुर्घटना को जन्म देंगे। तो इसलिए आप इसको मत करिए। इसी प्रकार से नियम 17 एक बार पुनः सेफ डिस्टेंस की बात करता है। ड्राइविंग रेगुलेशन 2017 का नियम 17 सेफ डिस्टेंस। अभी उस दिन आपने देखा दिल्ली में बारिश हुई, 14-15 गाड़ियां लड़ गईं। क्यों? क्योंकि सेफ डिस्टेंस का पालन नहीं कोई कर रहा है। जब तक ब्रेक लगाते तब तक टक्कर हो जाती है। मैंने दोनों नियम आपको बता दिए। एक तो हमारे यहाँ 10 फीट का नियम है जो हमने अपने आप से बना रखा है कि कुछ भी हो हम 10 मिनट में गाड़ी रोक लेंगे। दूसरा, बीमा कंपनियों ने 3 सेकंड का रूल बना रखा है कि 3 सेकंड में गाड़ी रुक जानी चाहिए, आप इतनी दूरी रखेंगे। लेकिन आपको अपने ऊपर क्या कंट्रोल है ये सुनिश्चित करना है कि आप कितनी दूरी लेके चल रहे हैं। मैंने उस दिन आपको अलग अलग स्पीड पे अलग अलग दूरियां बताई थी। जैसे 40 किलोमीटर की स्पीड से आप चल रहे हैं तो 10 फीट में रोक लेंगे। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं तो आपको 30 फीट लगेगा रोकने में। आप 100 की स्पीड से चल रहे हैं तो आपको 50 फीट लगेगा गाड़ी रोकने में। यह एक सामान्य अनुभव का विषय है। तो आप सेफ डिस्टेंस का पालन करिए। यदि आप किसी गाड़ी से एकदम चढ़े चल रहे हैं तो नियम 17 का उल्लंघन है और आप पे जुर्माना भी किया जा सकता है। यदि हमारे ट्रैफिक रेगुलेटर को, हमारे CCTV कैमरा को, हमारे ITMS के सॉफ्टवेयर को पता चल गया कि आप सेफ डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं और लगातार एक गाड़ी के पीछे आप चढ़े चले जा रहे हैं तो आप जुर्माने के भी भागी हो सकते हैं। इसी प्रकार से नियम 18 का आता है रॉन्ग वे ड्राइविंग का, उल्टी दिशा में चलाने का। यातायात का जो सामान्य प्रवाह उससे उल्टा चलना। मैंने कई बार आपसे जिक्र किया है कि हमारे महानगरों में यह रोग बहुत है। लोग छोटी छोटी दूरियां यू टर्न लेने के से बचने के लिए रॉन्ग साइड चलते हैं। इससे दुर्घटना होती है, रोड जाम होता है, सड़क अनुशासन का उल्लंघन होता है और सबसे बड़ी बात कि यह नियमों का भी उल्लंघन होता है। तो नियम 18 कहता है कि यदि आप ट्रैफिक फ्लो के विरुद्ध, यातायात के विरुद्ध गाड़ी चला रहे हैं तो आप जुर्माने के भागी होंगे। और आपको याद होगा कि ये धारा 184 में डेंजरस ड्राइविंग की श्रेणी में भी आता है। सार्वजनिक सड़क पर कोई भी मोटरयान विपरीत दिशा में नहीं चलाएगा, ये ड्राइवर के लिए स्पष्ट आदेश है नियम 18 में। इसी प्रकार से जहाँ वन वे है, वन वे में भी आप रॉन्ग डायरेक्शन में गाड़ी नहीं चला सकते। वन वे में जब लोग फंस जाते हैं तो मैंने कई बार देखा है, लोग क्या करते हैं वहाँ बैक गियर में गाड़ी लेके आते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बैक गाड़ी उतना ही कर सकते हैं जितने में उसकी दिशा पलट जाए।
ऐसा नहीं कि आप किलोमीटर भर बैक गियर में गाड़ी चलाते रहेंगे और कहेंगे साहब हमने वन डायरेक्शन का उल्लंघन नहीं किया। बिल्कुल उल्लंघन माना जाएगा और आप इसके लिए दंडित भी हो सकते हैं। ये गुड हैबिट्स हैं, ये नियम हैं। मैंने आपसे कहा और मैं पुनः कहूँगा कि प्रत्येक ड्राइवर को इस नियमावली को रट लेना चाहिए, उसको कंठस्थ होनी चाहिए। स्कूल में इसको पढ़ाइए, हर बच्चे को पढ़ाइए, वो जाने की गाड़ी चलाते समय किन सावधानियों का पालन करना है। और मैं आपसे कहता हूं कि अगर इसकी हम परीक्षा करा लें शायद ही भारत का कोई ड्राइवर इसको पास कर पाएगा। आप ऐसे में इतनी गैर जिम्मेदारी से ड्राइविंग आप करेंगे तो निश्चित तौर पर सड़क दुर्घटना में 1,80,000 लोगों की मृत्यु होना स्वाभाविक है। अगला नियम है नियम 19। वो कहता है कि क्रॉसिंग का बेसिक मतलब है रेलवे क्रॉसिंग। तो मुख्य रूप से हम क्रॉसिंग जिसको कहते हैं भारत में वो कहते हैं रेलवे क्रॉसिंग को। आप जानते हैं रेलवे क्रॉसिंग दो तरह की होती है, एक मैन्ड एक अनमैन्ड। मैन्ड क्रॉसिंग वो होती है जहाँ पर कि गेट कीपर रहता है और वो किसी भी प्रकार से गेट को बंद करता है, चाहे बैरियर गिरा के, चाहे फाटक गिरा के, चाहे चेन लगा के, चाहे ब्लॉकर लगा के गेट बंद करता है। तो इसको कहते हैं मैन्ड क्रॉसिंग। मैन्ड क्रॉसिंग पे तो कभी कभी खाली बदमाशी में दुर्घटनाएं होती हैं। बैरियर गिर रहा होता, नीचे झम्म से निकल जाते हैं और जब इसमें से निकल गए तो अगला बैरियर बंद हो गया, अब ट्रैक के मेन कैरेज वे में फंस गए। अभी पीछे दिनों एक डंपर उड़ गया था, आपने देखा होगा। तो डंपर वाला तो बच गया, उतर के भाग गया था, लेकिन पूरी ट्रेन डिरेल हो गई। ईश्वर की कृपा थी कि मालगाड़ी थी, बहुत ज़्यादा जीवन की क्षति नहीं हुई। लेकिन आप सोचिए कितनी बड़ी राष्ट्रीय संपदा का नुकसान हुआ। वह ट्रैक घंटों बाधित रहा, हजारों लाख रुपए की हमारी ट्रेन की पटरियां और डिब्बे क्षतिग्रस्त हुए। कितनी बदमाशी थी केवल ड्राइवर की कि एक बैरियर से घुस गया, अगला तब तक बैरियर का सिग्नल होते ही वहाँ पर लाल रंग का सिग्नल जलता है। अब तो अलार्म भी बजता है, एक वार्निंग उसमें अलार्म बजता है, हूटर, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। इसके पीछे सिर्फ उपेक्षा है, लापरवाही है, मनमानापन है और दंड का भय न होना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि सम पार करते समय रेलवे क्रॉसिंग से पहले धीमा कर लें। लोग वहाँ और तेज़ी बरतते हैं, धीमा कर लें गाड़ी को। जो उसके पहले स्पीड ब्रेकर्स और बैरियर्स लगे हुए हैं उनका सम्मान करें, वहाँ गाड़ी धीरे कुदाएं, अन्यथा आप जंप कर सकते हैं। जिस समय हूटर या सायरन बज रहा हो, लाल बत्ती उसमें दिख रही हो, किसी भी दशा में चाहे गेट बंद हो चाहे न बंद हो, फाटक बंद हो चाहे न बंद हो, आप रेलवे लाइन की तरफ न बढ़ें। इसी प्रकार से वो कहता है कि किसी भी प्रकार से सड़क के मुख्य मार्ग को बंद नहीं करेंगे। नियम 19 का उपनियम 2 कहता है कि सड़क के किनारे बाएं तरफ एक लाइन से आप खड़े होंगे। अभी क्या होता हमारे यहाँ, जो दुर्दशा है इस पढ़े लिखे राष्ट्र में कि उसको बयान करना मुश्किल है आपसे इस वीडियो में। किस तरह से लोग बेहूदगी रेलवे क्रॉसिंग पे करते हैं, बगल करते पूरा मेन कैरेज पे ब्लॉक कर देते हैं। और जब ट्रैफिक खुलता है, ट्रेन चली जाती है, तो सामने से 100 गाड़ी, इधर 100 गाड़ी, खाली एक दूसरे से गाली देना, एक दूसरे से झगड़ा करना और खाली वहाँ पर टेंटे हार्न बजाना। इतना तो कॉमन सेंस रखिए। कानून कहता है, व्यवस्था कहती है, एक लाइन से रहिए, लेकिन ना एकदम सभी लोग आके रेलवे क्रॉसिंग को पकड़ लेंगे। और कुछ लोग तो सर्कस भी दिखाते हैं, रेलवे लाइन के नीचे गाड़ी टेढ़ी कर लेंगे, स्कूटर टेढ़ी कर लेंगे, साइकिल नीचे कर लेंगे। सबसे मज़ेदार तो रिक्शे वालों का सीन होता है, अगला पहिया निकाल लेंगे, फिर उसको हवाई जहाज की तरह टेढ़ा कर लेंगे, फिर निकाल लेंगे। क्या दशा इस देश में यातायात अनुशासन की है, इसको कैसे सुधार सकते हैं हम? इसी के लिए जागरूकता का अभियान ये सेफ व्हील्स चैनल हमारा चला रहा है कि ताकि आपके अंदर उन सब बातों को धीरे धीरे जानने की क्षमता हो, जाने और तब उसको आप माने। इस प्रकार से रेलवे क्रॉसिंग दोनों जहां हैं वहां पर पूरे यातायात निर्देशों का पालन होना चाहिए। यदि आप रेलवे क्रॉसिंग को पार करने वाले नियमों का उल्लंघन करते हैं तो या तो दुर्घटना होगी तो आप मरेंगे, और नहीं तो लाखों रुपए का नुकसान होगा और हमारी ट्रेनें डिरेल हो जाएंगी और वहाँ पे हजारों लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ेगा। लोग हाइट बार का पालन नहीं करते हैं, वो हवाई जहाज की तरह गन्ना लाद लेते हैं, 150 फीट पे ले जाके ओवरहेड तार को तोड़ देते हैं, बिजली की लाइनें टूट जाती हैं, आग लग जाती है। तो इन सब चीज़ों को, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, उसकी क्षति बचाना हमारा कर्तव्य है। इसलिए यातायात नियमों में इतनी बारीकी से एक एक नियम को बताया गया है। इन नियमों को पढ़िए, जानिए, इनका पालन करिए।
नियम 20 कहता है सुरंग में पार करने समय क्या सावधानी बरती जाए। सुरंग में पार करते समय सबसे पहली चीज़ ये है, इनका कहना है कि प्रत्येक गाड़ी का ड्राइवर अपनी डिपर लाइट को ऑन कर देगा। आपसे पहले मैंने प्रकाश व्यवस्था में बताई थी, जो मुख्य हेडलाइट है उसमें अपर और डिपर दो फोकस होते हैं। अपर फोकस दूर की देखने के लिए बना हुआ है और डिपर फोकस पास देखने के लिए बना हुआ है। सुरंगें पास देखने के विषय में आती हैं, इसलिए हमेशा वहाँ डिपर लाइट ऑन कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि साहब मेरी आंखें 6x6 हैं, मैं तो अमेरिका तक देख लेता हूँ, मैं तो वैसे घुसूँगा ना। नियम है कि आपको डिपर लाइट ऑन करनी ही करनी है। दूसरा ये कहते हैं कि किसी भी प्रकार से सुरंग के भीतर ओवरटेकिंग नहीं की जाएगी, किसी भी प्रकार से जिगजैग गाड़ी नहीं चलाई जाएगी और किसी भी प्रकार से रॉन्ग साइड गाड़ी नहीं चलाई जाएगी। ऐसा नहीं कि आप कहीं फंस गए तो आप बैक करके निकलने लगिए कि नहीं हम तो फंस गए। नहीं, आप रुकिए, हमारी जो वहाँ पर टीमें हैं रेस्क्यू की वो आपको बाहर निकालेंगे, लेकिन आप बैक लेते हुए पूरे यातायात को कोलैप्स नहीं कर सकते। इसी प्रकार से कहता है कि कोई भी चालक सुरंग के भीतर यान को खड़ा नहीं करेगा जब तक कि ऐसा न हो कि हाँ गाड़ी चल ही नहीं सकती। आप फोटो खिंचाने के लिए, रील बनाने के लिए, लोकेशन दिखाने के लिए, अनावश्यक किसी भी इवेंट के लिए सुरंग के भीतर गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते हैं। इस प्रकार नियम 21 कहता है पहाड़ पे गाड़ी चलाने के संबंध में सावधानी। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि पहाड़ की ड्राइविंग एक विशिष्ट ड्राइविंग होती, सड़कें पतली होती हैं और बगल में खाई हजारों फीट गहरी होती हैं। तो पहाड़ पे चलने के नियम ये कहते हैं कि चढ़ती हुई गाड़ी को प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं चढ़ाई है, इंजन एक मोमेंटम बनाए हुए है। यदि उसने ब्रेक मारा और मोमेंटम टूटा तो गाड़ी चढ़ेगी नहीं, लुढ़क के पीछे आएगी और नीचे खाई में गिर जाएगी। इसलिए ये नियम है कि पहाड़ पे चढ़ती हुई गाड़ी को प्राथमिकता दी जाएगी, उतरने वाली गाड़ियां साइड में लगा के रोक ली जाएंगी। तो इस नियम को हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप उत्तराखंड 4 धाम यात्रा पे जाइए और अपनी गाड़ी चला रहे हों, तो इसको ध्यान रखिएगा कि पहाड़ पे चढ़ती गाड़ी को प्राथमिकता दी जाएगी, उतरती गाड़ी किनारे खड़ी होकर उसको रास्ता देगी। अगला नियम 22 ये पार्किंग के संबंध में है और हाल्ट के संबंध में। हाल्ट आप जानते हैं, मेन कैरेज वे पे मिनट 2 मिनट के लिए रुकने के लिए हाल्ट उसको कहते हैं, और पार्किंग उसको कहते हैं जहां घंटे भर से ज़्यादा गाड़ी खड़ी करने के लिए व्यवस्थित मेन कैरेज वे से दूर कोई जगह बनाई गई हो, पार्किंग कहलाती है। तो हाल्ट के बारे में इन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि कोई भी गाड़ी मेन रोड पे ऐसी जगह रोकी नहीं जाएगी जहाँ से आगे देखने में बाधा उत्पन्न हो, जहाँ तीव्र मोड़ हो, जहाँ पर स्पीड स्लो करने की लेन बनाई गई हो, जहाँ पर पैदल यात्रियों को पार करने का जेब्रा क्रॉसिंग या पाथवे बना हुआ हो, या जहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग बनी हुई हो, या लाल बत्ती या हरी बत्ती सिग्नल के 5 मीटर पहले, लाल बत्ती से 5 मीटर पहले किसी भी प्रकार से आप गाड़ी नहीं खड़ी करेंगे। ये हाल्टिंग की बात हो रही है, जो हम लोग राह चलते कभी कभी कर लेते हैं कि किनारे रोक लिया और मोबाइल से बात कर लिया, या कुछ लोग होते हैं एक्स्ट्रा सावधानी दिखाते हैं, किसी का फ़ोन आ गया तो किनारे लगा के बात कर लेते हैं। आधे पार्ट में एकदम सत्य हैं, लेकिन आधे पार्ट में अगर इन बिंदुओं को ध्यान नहीं दिए तो वो गलत है। तो आप गाड़ी ऐसी जगह नहीं रोकेंगे जहाँ पर विजिबिलिटी बाधित होती हो। इसी प्रकार से इन्होंने कहा कि किसी भी बस स्टैंड पर या टैक्सी स्टैंड पर ही गाड़ी खड़ी करके लोगों को चढ़ाना उतारना करेंगे। कोई भी सवारी गाड़ी अगर आप चला रहे हैं, सवारी चढ़ाने उतारने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? टैक्सी स्टैंड जगहों पर लोग बनाए रहते हैं, यात्री स्टैंड बनाए रहता है, आप वहीं पर उतारेंगे। नहीं कि मेन कैरेज वे में हच्च से गाड़ी रोक के लगे उतारने, पीछे लोग टकरा गए, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। ये ड्राइवर के लिए विशेष प्रावधान है, खासतौर पे जो कमर्शियल गाड़ियां चला रहे हैं। इसी प्रकार से कोई भी गाड़ी पार्किंग या हाल्टिंग वहाँ नहीं करेगा, जैसे मैंने आपसे पहले बताया। उसमें अब इन्होंने बहुत सारे बिंदु लगा दिए हैं, इनको एक एक करके मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जहाँ पर गति सीमा का बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ पे पगडंडी, साइकिल ट्रैक और पैदल पार पथ बना हुआ है, जहाँ पर सुरंग शुरू होती है,
जहाँ पर बस की लेन बनी हुई है, जहाँ पर किसी के घर में प्रवेश करने या निकलने का रास्ता है, या गोडाउन है, या फैक्ट्री है, कारखाना है, वहाँ नहीं गाड़ी खड़ी करेंगे। जहाँ पर पगडंडी दूसरे किनारे पर है, वहाँ नहीं गाड़ी खड़ी करेंगे। कोई गाड़ी खड़ी की है तो उसके सामने गाड़ी नहीं खड़ी कर देंगे, या उसके बगल गाड़ी नहीं खड़ी करेंगे, या पहले से जो निर्दिष्ट अवधि होती है 1 घंटे 2 घंटे को, उससे ज़्यादा अवधि के लिए गाड़ी नहीं खड़ी करेंगे। ऐसे स्थान पे जहाँ पर कि बड़ी गाड़ियों के लेबेल बने हुए हैं, जैसे कमर्शियल गाड़ियों को वेटिंग बनाया जाता है लेबे, वहाँ पर गाड़ी नहीं खड़ेंगे। इसी प्रकार से जहाँ पर नो पार्किंग के बोर्ड लगे हुए हैं वहाँ गाड़ी नहीं खड़ी करेंगे। और जहाँ पर सड़कें नगर निगम या नगर पालिका के क्षेत्र में आती हैं और वो पार्किंग नोटिस नहीं है तो सड़कों पर गाड़ी नहीं खड़ी करें। नियम बहुत इम्पॉर्टेंट है, नियम 22। इस नियम 22 को अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारे सड़कों की जाम, सड़कों पे अव्यवस्था को रोकने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुर्घटनाओं को बचा सकता है, असुविधाओं को बचा सकता है। पार्किंग और हाल्टिंग के संबंध में इस नियम को प्रत्येक ड्राइवर को ध्यान में रखना चाहिए। उसको कंठस्थ होना चाहिए कि वह गाड़ी जब रोकने लगे तो उसके दिमाग में सब बातें तैर जाएं एक बार कि दाहिने बाएं कोई बाधा तो नहीं जो पढ़ाई गई है। नियम 23 कहता है जो हॉर्न के संबंध में, आपको पता है हम लोगों ने हॉर्न पे बहुत विधिवत रिसर्च किया है। एक बड़ी वीडियो हमने इस पे आपको प्रस्तुत की थी।